असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यहाँ इस एग्जांपल के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए गए हैं, जिसमें A में 2 है, अर्थात A में 2 वैल्यू स्टोर है, B में 10 वैल्यू स्टोर है और C में 5 वैल्यू स्टोर है। अब यदि हम इन ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स को देखें तो सबसे पहले जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें हमारे पास जो आउटपुट है C में 12 है, क्योंकि A जो है 2 है और B जो है 10 है, इस करके दोनों का टोटल यहाँ C में 12 स्टोर हो गया है। दूसरी आउटपुट में C 7 है, क्योंकि दोनों को प्लस किया गया है C और A को। यहाँ ये ध्यान दें इस तरफ, जो हमारा एडिशन के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को राइट हैंड साइड के वेरिएबल से जोड़ा जाता है और जो आउटपुट आती है उसको फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में साइन कर दिया जाता है। इस करके यहाँ पे आउटपुट 7 है। इसी तरह से यहाँ पे 3, 10 डिवीजन के साथ यहाँ 2 आउटपुट अवेलेबल है और नीचे मॉड्यूलस करने पर हमारे पास 1 आउटपुट अवेलेबल है। इस प्रकार असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हमारे पास उपलब्ध है बिटवाइज ऑपरेटर के रूप में, यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि जो ऑपरेटर हमारे पास है वो बिल्कुल लॉजिकल ऑपरेटर से मिलते जुलते। तो बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे बड़ा फर्क यही है कि इन ऑपरेटर्स का प्रयोग बाइनरी लेवल पे किया जाता है, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग हम वेरिएबल्स के साथ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यदि आप देखें तो एंड दिया गया है, इसमें सिंगल एम्परसेंड को यूज किया गया है, ये बाइनरी एंड कहलाता है। इसी तरह से और ऑपरेटर दिया गया है जो बाइनरी और कहलाता है। इसमें एक्सओर ऑपरेटर दिया गया है, बाइनरी एक्सओर कहलाता है। और फाइनली यहाँ पे लास्ट ऑपरेटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की, जिसमें हम 2 पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, इफ और स्विच। हमने अभी तक जो प्रोग्राम बनाए हैं ये तो सभी स्टेटमेंट्स जो वर्ड मेन में हम टाइप करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए एग्जीक्यूट होती जाती है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो होती है सबसे पहले नंबर पे एग्जीक्यूट होती है, उसके पश्चात दूसरी, तीसरी और इस तरह से सभी स्टेटमेंट्स सिलसिलेवार सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। परंतु यदि हम चाहें तो अपनी स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तों के आधार पे निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कई कंट्रोल स्ट्रक्चर्स उपलब्ध हैं सी लैंग्वेज के अंतर्गत, जिससे हम उनका सीक्वेंस बदल सकते हैं किसी कंडीशन के आधार पे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई वेरिएबल मार्क्स है और मैं ये देखना चाहता हूँ क्या उसमें वैल्यू जो है वो 60 से ज्यादा है या कम है। जैसे हमारे पास यहाँ वेरिएबल लिया गया है मार्क्स, यदि मार्क्स ग्रेटर देन है 60 से, अर्थात मार्क्स जो वेरिएबल है उसमें 60 से ज्यादा वैल्यू है, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डिस्प्ले में फर्स्ट डिवीजन आए। अन्यथा यदि मार्क्स 60 से कम है तो उस केस में मेरे पास पास ओनली लिखा है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो मैं सीक्वेंस चेंज करना चाहता हूँ एग्जीक्यूशन की, और यहाँ ये एक कंडीशन पे आधारित है। यदि मेरे मार्क्स 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, नहीं तो पास ओनली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंडीशन के आधार पे मैंने अपनी सीक्वेंस को चेंज करने के लिए इफ का प्रयोग कर सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इफ के माध्यम से किस प्रकार हम स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं। इफ के साथ हम किस प्रकार अपनी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकते हैं। कंडीशंस के आधार पे यदि मैं अपनी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन चेंज करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास सबसे पहले उपलब्ध है इफ कंट्रोल। यदि हम यहाँ सबसे पहले वाले बॉक्स में देखें तो इसमें हमारे पास एक कंडीशन अवेलेबल है कि क्या मैं 60 मार्क्स से ज्यादा ले सकता हूँ एग्जाम में। यदि हाँ तो मेरे पास फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट अवेलेबल रहता है, यदि नहीं तो केवल पास का रिजल्ट रहता है। इस प्रकार के डिसीजन, इस प्रकार की कंडीशंस को आप इफ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है इफ का, इस बॉक्स में देखें आप। यहाँ पे यदि आप देखें हमारे पास सबसे पहले इफ, फिर राउंडेड ब्रैकेट ओपन और क्लोज होती है, बीच में हम यहाँ कंडीशन मेंशन करते हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के नीचे वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, परंतु यदि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसका ये अर्थ हुआ कि यदि आपके पास एक कंडीशन दी गई है और वो कंडीशन आपको ट्रू आउटपुट देती है तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अन्यथा यदि कंडीशन दी गई है और कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। हमारे पास यहाँ नीचे एग्जाम्पल देखें कोडिंग के रूप में उपलब्ध है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, अगर जो मार्क्स है मेरे 60 से ऊपर है तो प्रिंट एफ फर्स्ट डिवीजन, मेरे पास फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करवाया जाए, एल्स नहीं तो मेरे पास केवल पास प्रिंट करवाया जाए। कंडीशंस बनाने के लिए आप ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं और ये जो कंडीशन होती है ये डिसीजन पे बेस्ड होती है। जब हम कंडीशन बनाते हैं तो जब कंडीशन लगाई जाती है किसी इफ के साथ तो उसमें 2 पार्ट्स में से केवल एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होता है, या तो इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक। दोनों पार्ट एक साथ एग्जीक्यूशन में नहीं आते हैं। और फाइनली इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद जो आपका बाकी प्रोग्राम का फ्लो रहता है वो बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे पहले चल रहा था या जैसे उसको डिफाइन किया गया है। इसी के साथ ये भी बताना जरूरी है कि इफ में हमारे पास ये देखें लास्ट वाले एग्जांपल जो ब्लैक बॉक्स है, इसमें यदि आप देखें इस एग्जांपल में थोड़ा सा हमने चेंज किया है। यदि आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं इफ ब्लॉक के लिए तो आप उनको ब्रैकेट से डिफाइन करें। देखिए मेरे पास यहाँ कर्ली ब्रेसेस मैंने यहाँ ओपन कर लिया है, 2 स्टेटमेंट्स इंक्लूड की हैं इफ ब्लॉक में, और फाइनली कर्ली ब्रेसेस को यहाँ मैंने क्लोज कर दिया है। इसी तरह से एल्स ब्लॉक को मैंने डिफाइन किया है जिसमें कर्ली ब्रेसेस
को ओपन और क्लोज किया गया है, बीच में फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना जरूरी है, यदि आपके पास केवल एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट करवाने के लिए तो आपको ब्लॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है और आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। परंतु यदि आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे ब्लॉक्स या ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जरूर करें, अन्यथा आपके पास वांछित आउटपुट या जो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ पाएगी। अब हम इफ को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड की है जिनकी जानकारी आपको पहले से है। उसके पश्चात वॉइड मेन, यहाँ मैंने फंक्शन को ओपन कर दिया है कर्ली ब्रेस से, और सबसे पहला काम मैंने किया है एक वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर किया है, इंटीजर मार्क्स। इंटीजर यहाँ ये स्पेसिफाई करता है कि मार्क्स में न्यूमेरिक डेटा स्टोर किया जाएगा। उसके पश्चात क्लियर स्क्रीन, उसके पश्चात मैं एक मैसेज यहाँ शो करता हूँ जिसका काम है एंटर योर मार्क्स को प्रिंट करवाना। हमारे पास स्क्रीन पे एंटर योर मार्क्स का एक मैसेज आ जाएगा और साथ ही एक कर्सर अवेलेबल हो जाएगा जिसपे मैं अपने मार्क्स एंटर कर सकता हूँ। स्कैनफ के द्वारा वो मार्क्स एक्सेप्ट किए जाएंगे और उन मार्क्स को मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात ये वाला जो सेक्शन है नीचे वाला, अब हम यहाँ इफ पार्ट की बात करते हैं। यदि आप इस पार्ट को देखें यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रोग्राम में। हमने जो मार्क्स एक्सेप्ट किए थे, जो हमने मार्क्स वेरिएबल में स्टोर की है वैल्यू, उसको हम कंपेयर करते हैं इफ के द्वारा। इफ में हम कंडीशन ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे इफ में हम यहाँ पहले कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जो हमने मार्क्स ग्रेटर देन 60 के रूप में की है। इसका अर्थ है यदि मार्क्स ज्यादा है 60 से, यदि ऐसा हो मार्क्स की जो वैल्यू है वो 60 से ज्यादा हो तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाए, जिसमें हमने एक डिस्प्ले मैसेज लगा दिया है printf you have got first division। और यदि किसी कारण से आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें एक मैसेज डिस्प्ले में है printf you have passed your exam। अब यहाँ पे मुख्य बात यह है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से ऊपर या 60 से कम हो सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ पे यदि आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ऊपर वाला पार्ट, अन्यथा फॉल्स होती है तो नीचे वाला एल्स वाला सेक्शन प्रिंट किया जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक या एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा। दोनों सेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट नहीं किए जाएंगे, दोनों में से केवल इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक में से केवल एक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये एग्जीक्यूशन आपकी कंडीशन की वैल्यू पर निर्भर करती है। फाइनली यहाँ पे मैंने गेट कैरेक्टर का यूज किया है और मैंने अपने वर्ड मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है।